तो आज का अपना जो नया चैप्टर है वो है कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस। ये एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो आपके सेकंड चैप्टर में ही पार्ट में आ जाता है, लेकिन हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं। हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक पूरा पोर्शन था, डाइपोल वाला पूरा पोर्शन था, उसे एक चैप्टर बोल देते हैं और कैपेसिटर्स को नेक्स्ट चैप्टर बोल देते हैं। एक ही बात है, अपने को पढ़ने से मतलब है। सो कैपेसिटर्स क्या है, कहाँ इसका रोल आता है, क्यों बनाए गए। वैसे कैपेसिटर एक डिवाइस है, क्यों बनाया गया और हमें इसको क्यों पढ़ना पड़ता है, इस बारे में पहले छोटी सी बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो आपने बोला कि भैया इस चार्ज पे फोर्स लगेगा एंड फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन एफ इक्वल टू क्यू ई। इस फोर्स की वजह से इसमें मोशन होगा, इसकी वेलोसिटी आएगी, और अगर वेलोसिटी आई इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी इसको दी गई। तभी तो भैया बिना एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी कैसे मिल पाएगी इसको। कोई ना कोई एनर्जी इसको ट्रांसफर हुई जिसकी वजह से चल पाया। ये एनर्जी कहाँ से आई? तो ये एनर्जी आई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको वो एनर्जी प्रोवाइड करी। इसका मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे कोई ना कोई एनर्जी तो होगी। ठीक बात है भैया, अगर एनर्जी है तो क्या उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं? इस बात पे हम बात करेंगे। अगर एनर्जी है तो क्या हम एनर्जी को यूज कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमें हर एक अप्लायंस चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है। अगर हम कहीं से भी एनर्जी यूज कर पाए तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अब कैसे उस एनर्जी को यूज करें, इस बारे में बात करते हैं। तो मैंने लास्ट चैप्टर में एक लास्ट में आपको एक बात बताई थी कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। Energy per unit volume is given by half epsilon naught E square, where E is the electric field, epsilon naught permeability जो हमने पढ़ा है। अब अगर ऐसा है सिचुएशन, तो अपन यहाँ पे इस पे वापस से आ जाएंगे, कुछ बातें यहाँ देख लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक शेल रखा हुआ है या एक स्फीयर रखा हुआ है, लेट्स से। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है। इस सॉलिड स्फीयर के बाहर अगर किसी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे है सेंटर से, वहां पे अगर फील्ड देखना चाहूं तो इस पॉइंट पे जो फील्ड मिलेगा वो मिलेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये बात हम जानते हैं, दिस इज द फील्ड। और ये जो फील्ड होता है वो हर डायरेक्शन में होता है, ये बात भी हम जानते हैं। मतलब आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहें तो आप लाइंस बनाएंगे कुछ ऐसी। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक स्फीयर के करस्पॉन्डिंग रेडियली आउटवर्ड्स यहाँ से बनने वाली है। अगर ऐसा है तो मतलब हर पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप चाहे किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है? अगर और कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है, लेट्स से पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है और कोई चार्ज नहीं है, तो ये इनफाइनाइट तक ये फील्ड रहने वाला है। जैसे जैसे आप आर को चेंज करते जाएंगे फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बट फील्ड रहेगा। इनफाइनाइट पे जाके हम बोल सकते हैं कि फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये सारा का सारा फील्ड इनफाइनाइट तक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, मतलब इसकी वजह से जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इन्फिनिटी तक है हर डायरेक्शन में, तो इसकी जो एनर्जी है वो हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैली हुई है। हमें एनर्जी जब यूज करनी होती है तो हमें चाहिए कन्फाइंड एनर्जी, कंसोलिडेट एनर्जी, जिसको हम एक साथ यूज कर सकें। ऐसे बिखरी हुई एनर्जी को हम यूज नहीं कर पाते। अब जैसे ये ऐसी बात हो गई कि आपको प्यास लग रही है, आपको बोलो कि हवा में पानी है पी लो, नहीं पी पाओगे। आपको पानी एक जगह चाहिए तभी आप पी पाओगे वहां से। तो उस पानी को कैसे एक जगह इकट्ठा किया जाए, वो काम यहाँ पे कैपेसिटर कर पाएगा। कैपेसिटर क्या करता है कि इस एनर्जी को कन्फाइन करता है। कैसे कन्फाइन करता है इस बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी हुई। ये एनर्जी अगर आप सिर्फ कोई ऐसे सिस्टम्स लेते हैं, कोई स्फीयर ले लिया, कोई एक सिंगल चार्ज ले लिया, तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कन्फाइंड नहीं है, और ये एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते। तो इस एनर्जी को यूज करने के लिए एक कैपेसिटर काम आता है। यहाँ तक बात आई गेस क्लियर हो गई आपको। अब अपन इसको कैसे यूज कर पाए इस बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे, या चलिए एक बार अपन इसको कैपेसिटर की बात करते हैं कि कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर इज बेसिकली, या कैपेसिटेंस इज बेसिकली सी, जिसको बोला जाता है कैपेसिटी। जैसे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, और इसका मतलब होता है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज।
ये है कैपेसिटेंस। और इसको जो इसकी जो इक्वेशन है वो दी जाती है Q इक्वल टू सी वी से, या लिखा जा सकता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी से। ये याद रखना है, ये लॉ है, आपको सीधा सीधा याद रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, दिस इज द लॉ जो याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इक्वेशन है, जैसे V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है वैसे ही यहाँ पे Q इक्वल टू सी वी, दिस इज द लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, ऐसा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ जो ये C है, this C denotes capacitance या capacity to store charge, this Q denotes the charge जो इस कैपेसिटर पे स्टोर किया गया है, and this V is the potential difference। अब अगर यहाँ पे बात करें, अगर मैं इसको एक कैपेसिटर मानूं, तो ये कैपेसिटर कैसा है, एक इनफाइनाइट कैपेसिटर है, क्योंकि इसकी जो फील्ड है वो इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इसके लिए अगर अपन पोटेंशियल लिखना चाहें तो हम जानते हैं इसके पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है, अगर यहाँ पे एक स्फीयर आप ले लेंगे और इसकी वजह से आप अगर यहाँ पे एनर्जी देखना चाहते हैं, कैपेसिटेंस देखना चाहते हैं, तो सरफेस पे इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई आर। अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो इसकी कैपेसिटी मिलेगी आपको Q डिवाइड बाई वी, वी इज के क्यू बाई आर, ये आपको मिला यहाँ से, सॉरी अपन इसको लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले कुछ और समझ लेते हैं, तभी हम इस पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो कैपेसिटेंस के बाद यहाँ तक आपको आप क्लियर हो गई होगी कि दिस इज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज विच इज C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब हम डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स बना के देखते हैं कि इस एनर्जी को हम कैसे स्टोर कर पाए, इस एनर्जी को हम कैसे कन्फाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या डिवाइसेस बना सकते हैं हम दो चार्ज बॉडीज को एक साथ लेके आते हैं, दोनों चार्ज बॉडीज हैं लेट्स से, इसकी वजह से अगर मैं देखूं कि फील्ड कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हमें क्या चाहिए, फील्ड किसी एक स्पेसिफिक रीजन में कन्फाइंड होकर रह जाए, उसके बाहर फील्ड ना हो, उससे अलग फील्ड ना हो, ऐसा हम चाहते हैं ताकि वो सारी की सारी एनर्जी हम यूज कर पाए। तो यहाँ पे अगर मैं फील्ड देखूं तो पॉजिटिव की वजह से जो लाइन डायग्राम्स यहाँ पे बनाते हैं हम, वो डायग्राम्स कुछ ऐसा बनेगा, फील्ड डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो यहाँ बीच में कोई भी फील्ड नहीं होगा, सारा का सारा फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से फील्ड होगा। तो यहाँ हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है भैया, हम जो है इस फील्ड को कन्फाइन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो भी फील्ड है यहाँ बीच में तो कुछ है ही नहीं, सारा का सारा फील्ड बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसको कन्फाइन नहीं कर पाए, तो ठीक है, ये सिस्टम आपका फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से ले लूँ और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज वाला स्फीयर इस तरीके से ले लूँ, अब अगर मैं देखना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होती हैं, नेगेटिव पे खत्म होती हैं, तो इस बार फील्ड लाइंस बन रही है कुछ ऐसी। ठीक बात है, कुछ कुछ कन्फाइंड होना शुरू हुआ है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्फाइंड कर पाए हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी बाहर की तरफ है, तो ये हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ वाला, वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम के अंदर है। तो कुछ हद तक हम यहाँ पे इसमें सक्सेसफुल हुए हैं कि हम इसको कन्फाइन कर पाए, लेकिन और हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फाइनली उन्होंने ऐसी दो प्लेट्स बना दी, दो प्लेट सामने सामने रख दी, ऐसे दो प्लेट सामने सामने रखी हुई हैं, और अब देखा उन्होंने कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, इसको उन्होंने चार्ज दे दिया, लेट्स से सिग्मा, इधर से चार्ज दे दिया माइनस सिग्मा। एक बात तो यहाँ से समझ में आ गई थी कि चार्जेस अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि चार्जेस अगर सेम चार्जेस आप दोनों प्लेट्स पे देते हो या दोनों ऑब्जेक्ट्स पे देते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कुछ नहीं रहता, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड साइड में रहता है, हमें तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ऑब्जेक्ट्स पे जो चार्जेस हैं वो तो अपोजिट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट की शेप कैसी हो ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाए, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, फाइनली एक ऐसा सेटअप बनाया गया, दो पैरेलल प्लेट्स यहाँ पे रखी गई। और अब हम जानते हैं दो पैरेलल प्लेट्स के केस में, एक प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर इस पे सिग्मा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ प्लेट। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम अब फील्ड देखते हैं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट देखता हूँ पॉइंट ए, एक पॉइंट इधर देखता हूँ पॉइंट बी, एक पॉइंट इधर देखता हूँ पॉइंट सी, इन सब पे अपन फील्ड देखना चाहते हैं।
तो मैं प्लेट्स को नाम दे देता हूँ, दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2। ए पे जो 1 की वजह से फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 1 इज अ पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से फील्ड अवे होगा। 2 की वजह से जो फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 2 इज अ नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो फील्ड आया वो पूरा का पूरा एक डायरेक्शन में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं बी पे देखूं, बी पे 1 की वजह से फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, अवे करवाएगा। 2 की वजह से जो फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, देखिए क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है, फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 की वजह से फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, 2 की वजह से फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ भी फील्ड जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं, हमने जब ये वाले क्वेश्चन पढ़े थे, इसी टाइप के जब सरफेसेस वाले क्वेश्चन पढ़े थे, हमने इनके बीच में फील्ड्स देखे थे, तो हमने बोला था कि सारा का सारा फील्ड इनके बीच में कन्फाइंड रहता है, साइड में फील्ड नहीं होता। वही बात यहाँ पे भी हो रही है। देखिए ये जो फील्ड यहाँ पे आ रहा है, दिस इज अ कांस्टेंट फील्ड, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो इसकी वजह से जो फील्ड यहाँ है वही फील्ड यहाँ भी है और वही फील्ड यहाँ भी है, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ओके निक, म्यूट कर लो। सो दिस डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ जो नेट फील्ड है वो हो गया 0, ई नेट हियर इज 0 एंड ऑल्सो ई नेट हियर इज 0। जो भी फील्ड है वो सारा का सारा फील्ड सिर्फ इसके बीच में है, इन दो प्लेट्स के बीच में सारा फील्ड, और यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था, ताकि सारा फील्ड इस स्पेस में कन्फाइंड हो जाए, सारी की सारी एनर्जी इस स्पेस में रह जाए। यस, ये हमने कर लिया, ये हमारा बन गया एक कैपेसिटर। इसे कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था कि सारी की सारी एनर्जी को, यानी सारे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक जगह पे कन्फाइंड कर लें, और वो हम यहाँ पे कर पाए, इस सिस्टम में हम वो काम कर पाए हैं। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना। तो इस पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ेंगे मेनली। थोड़ा बहुत हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में शुरू में पढ़ लेंगे, लेकिन जो मेनली हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इनके लिए Q इक्वल टू CV, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। Q इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, कैसे यूज करेंगे, कैसे एक सर्किट बनाएंगे, ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं, बट ये एक बेसिक बात है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कैसे आप एक एनर्जी को कन्फाइन कर पाएंगे? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूं उससे पहले कुछ स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि इसका ये क्यों यूज नहीं किए जाते हैं, ये क्यों यूज नहीं किए जाते हैं, इस बारे में बात करते हैं अपन। स्फेरिकल कैपेसिटर अगर देखा जाए तो ये एक स्फीयर है, जो बात हम उस टाइम कर रहे थे। इसके रेडियस अगर R है और इस पे चार्ज अगर Q है, तो इसकी वजह से जो फील्ड है वो फील्ड हर डायरेक्शन में है यहाँ पे। अगर मैं इसकी वजह से Q इक्वल टू CV देखना चाहूँ कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है इसकी चार्ज को स्टोर करने की, तो मैं यहाँ पे पुट कर, यहाँ का अगर पोटेंशियल देखूं सरफेस का, तो हम जानते हैं सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ/R। मैं इसको अगर यहाँ पुट करूं तो मुझे मिलेगा Q डिवाइडेड बाय KQ/R। यहाँ से आपको मिलेगा K इज 1/4πε0, तो 4πε0 ऊपर आ जाएगा एंड R भी ऊपर आ जाएगा। K इज 1/4πε0, तो 4πε0 ऊपर आ गया और R भी ऊपर आ गया। दिस इज द कैपेसिटेंस। अब सोचो, ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है बहुत छोटी। कितनी होती है? दिस वैल्यू इज 8.85 into 10⁻12। दिस इज द एप्सिलॉन नॉट वैल्यू। तुम अगर यहाँ पे R की जगह रेडियस ऑफ अर्थ भी रख दो ना, अर्थ की रेडियस भी अगर रख दो, तो भी ये कंप्लीट वैल्यू इज लेस देन 1। अर्थ की रेडियस जो होती है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स या 6400 into 10⁻3 मीटर्स, 6.4 into 10⁻6 मीटर्स, आप ये रख सकते हैं इसे। आप अगर इस वैल्यू को यहाँ भी रख दो ना, 10⁻6 से ये 10⁻12 है, दिस वैल्यू इज स्टिल वेरी वेरी लेस देन 1।
तो सोचो कि आप अर्थ के बराबर रेडियस का एक स्फेरिकल कैपेसिटर अगर बना भी दो, तब भी आप 1 यूनिट के बराबर कैपेसिटेंस वहां पे नहीं ला सकते, इसलिए ये फेल हो गए। इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर्स यूज नहीं किए जा सकते, क्योंकि इतनी बड़ी साइज का होने के बाद भी कैपेसिटी कुछ नहीं है उसमें, तो क्या फायदा उसको बना के। क्लियर है? तो ये इसके फेल होने का रीजन है, ये इसका ड्रॉबैक है। स्फेरिकल कैपेसिटर का ड्रॉबैक क्या हो गया इसका, कि कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग आई है, इससे देख के एक बात बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है वो देखो ध्यान से। आपने यहाँ देखा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो आप बोलेंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है क्यू पे और वी पे, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज और पोटेंशियल। Capacitance only depends on the dimensions and shape of the object या of this system. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ से समझ में आती है कि Q इक्वल टू सी वी या C इज इक्वल टू क्यू बाई वी से आप ये सोच पाएंगे कि ये क्यू और वी पे डिपेंड करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। C does not depend on charge or potential difference. It only depends on the shape and the size of the capacitor. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ से सामने आती है जो आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ से खुद देख पाएंगे कि आप यहाँ से C इक्वल टू क्यू बाई वी रखा, लेकिन जैसे आपने V की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो चुका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R में। और दिस ओनली डिपेंड्स ऑन दिस रेडियस R। ये तो कांस्टेंट चीजें हैं, ओनली डिपेंड्स ऑन रेडियस R। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ध्यान पे रखनी है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द कैपेसिटर पे, ना कि उस पर कितना चार्ज दिया गया या उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है जो अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, अपन कैपेसिटेंस कब से पढ़ रहे हैं, तो कैपेसिटेंस जो यूनिट होती है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी आपने लिखा, दिस इज कूलॉम पर वोल्ट, और इसको दिस इज कूलॉम पर वोल्ट, इसे बोला जाता है फैरेड, FARAD, फैरेड। So this is the unit of capacitance, farad. आपसे अगर इसका पूछा जाए कि बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो कैसे लिख पाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला? Q इज करंट इनटू टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिखना है तो करंट इनटू टाइम। किस में जाते हैं अपन हमेशा? बेसिक पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे अपन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो Q को लिख लिया करंट इनटू टाइम। पोटेंशियल, पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? या तो V इक्वल टू आई आर से लिखूं करंट इंटू आर, फिर आर को और लिखना पड़ेगा, तो मैं वहां नहीं जाता। मुझे अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी। यहाँ से मैं V को लिख सकता हूँ U बाय क्यू। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का मुझे डायमेंशन पता है, एनर्जीज वर्क का या काइनेटिक एनर्जी का, सारी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा होता है। तो ये मैं लिख सकता हूँ, क्यू के लिए भी मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, दिस इज Q बाई V की जगह डाल दिया U बाई क्यू अगेन, तो यह आ जाएगा Q स्क्वायर बाई U। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C जो हम बात करना चाहते हैं। तो अब Q इज I इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय U, हाफ एम वी स्क्वायर या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप कुछ भी कीजिए। फोर्स का होता है ml t माइनस 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू डिस्प्लेसमेंट तो ml2t माइनस 2 हो जाएगा एनर्जी का, तो ml2t माइनस 2। यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल गया I2 T2 M माइनस 1 L माइनस 2 T2। फाइनल इज कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2 या I2, अब उसको लिख सकते हैं करंट को A। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। एक आध बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, ध्यान कर रखना है हमें हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरफ जाना होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जाइए, वहां से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए और अपना आंसर बताइए। सो दिस इज द कैपेसिटेंस जिसके बारे में हमने सारी बातें करी हैं।
प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कैपेसिटेंस की होती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड ये होती है, म्यू एफ, ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। 1 फेरेड एक लार्ज क्वांटिटी है, हमें हमेशा छोटे छोटे कैपेसिटर्स चाहिए होते हैं, तो हम जब भी बात करते हैं तो माइक्रोफेरेड्स में कैपेसिटर्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकली आप जितने भी कैपेसिटर्स देखते हैं वो सारे माइक्रोफेरेड्स में होते हैं। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमने यहाँ पे कैपेसिटर्स के बारे में करी। अब हम आते हैं अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ वापस, देखते हैं कि उसके लिए कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाएगा, सी का फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको बात तो समझ में आ गई कि यहाँ क्या क्या किया। यहाँ 2 प्लेट्स बना रखी हैं, मैं इन प्लेट्स को अभी ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ। दीज आर द 2 प्लेट्स। आपने बोला एक पे सिग्मा है, एक पे माइनस सिग्मा है, मतलब अगर इसका एरिया ए है तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज क्यू बाई ए, दिस इज माइनस क्यू बाई ए। दोनों सेम प्लेट्स ली हैं अपन ने, दोनों का एरिया ए ए है, दोनों पे चार्ज अपने क्यू और माइनस क्यू दिया है। मैंने बोला इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चाहिए अपने को, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहे वो सारा का सारा इसके अंदर कन्फाइंड रहे। तो ये हो गया माइनस सिग्मा इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए। अब यहाँ के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने देखी थी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ चेक करी थी इसकी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था यहीं पर बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की वजह से था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ दोनों प्लेट्स की वजह से एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आता है वो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर या इन बिटवीन द प्लेट्स इनसाइड द कैपेसिटर। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो अपन यहाँ यूज कर लेते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, और ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इसलिए डायरेक्शन भी अपन ने इसके आराम से ऐसी बना रखी है। अब अपन चीजें यहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है डी, एरिया अगर है ए, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो लिखा जाता है इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स से, या इसको लिखा जा सकता है ई डॉट डी से। याद है पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले जब रिलेशन पढ़ा था पिछले चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास रिलेशन आया था v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स, ये आपने रिलेशन वहां देखा था, डेल्टा v इज इक्वल टू दिस। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, और क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस साइन की भी जरूरत नहीं है, वो यही चीज शो करता था। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल v है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो v कैन बी रिटन एज e इंटू डी, और वो कितना हो जाएगा, e आपने देख रखा है यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा सिग्मा को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इज क्यू बाई ए, तो यहाँ से v मिल जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आपको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस v। हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास कैपेसिटेंस का रिलेशन है c इक्वल टू क्यू बाई वी, दिस इज द कैपेसिटेंस रिलेशन। पुट करते हैं वैल्यूज, क्यू बाई वी, वी की जगह डालूंगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखिए फाइनल फॉर्मूला क्या बन के आता है, a एप्सिलॉन नॉट a बाई d। This is the final formula for the capacitance of a parallel plate capacitor. किस पे डिपेंड किया, फाइनली आप फिर से देख सकते हैं, इस प्लेट के एरिया पे, इस प्लेट के बीच के सेपरेशन पे, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, इसकी शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है, ना कि कितना चार्ज आपने दिया या कितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था। इस पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इसकी शेप और साइज पे। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। Capacitance of a parallel plate capacitor can be given by epsilon naught A by D, and only depends on dimension. Only depends on dimensions. सिमिलरली मैं आपको यहाँ एक हिंट दे देता हूँ कि जब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे v इज इक्वल टू आई आर,
तो आप यहाँ से लिखेंगे R इज इक्वल टू V बाई आई, ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V बाई आई। लेकिन R डज नॉट डिपेंड ऑन V और I, इट ओनली डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस एंड शेप एंड साइज। यहाँ भी यही से हिसाब रहेगा। आप जो फॉर्मूला यहाँ पे पाएंगे वो पाएंगे रो एल बाई ए, ये आप पाएंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए। क्लियर है? लेंथ, एरिया और ये मटेरियल, रेजिस्टिविटी। तो ये भी ऐसा ही है बिल्कुल कि वहां भी जो फॉर्मूला डिपेंड करेगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, ना कि कितना करंट या कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी बात यहाँ भी है कि कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का सिर्फ और सिर्फ उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है, ना कि कितना पोटेंशियल या कितना चार्ज आपने उसको दिया हुआ है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने बात कर ली कि यहाँ का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, अब एक इसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे एक दो प्लेट्स इस तरीके से रखी हुई हैं आमने सामने। एक प्लेट यहाँ पे ऐसी है, ऐसे सिमिलरली एक प्लेट यहाँ पे भी ऐसी रखी हुई है। आमने सामने दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपको सी दे रखा है। ये जो लेंथ आपको दे रखी है ये लेंथ ए है और ये लेंथ जो है ये बी है। पूछा गया आपसे बताइए कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम कितना है, बता दीजिए जल्दी से। कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम कितना है? फॉर्मूला ये रहा आपके पास, जल्दी आंसर बताइए कितना आएगा आंसर। कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, A is the area of the plate, D is the separation between the plates। क्या आंसर आना चाहिए? E नॉट बी ए अपॉन सी। एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एरिया की जगह आएगा A इंटू बी, दिस इज द एरिया A इंटू बी। रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका एरिया क्या हो जाएगा A इंटू बी। सेपरेशन कितना है C, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं एरिया ऑफ द प्लेट इज A इंटू बी। सेपरेशन जो है वो यहाँ पे C के बराबर है, तो कैपेसिटेंस जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय सी। दिस इज द कैपेसिटेंस। ये आपका आंसर हो गया। इसी की जगह अगर सर्कुलर प्लेट्स होती तो एग्जांपल यहाँ पे देख लो, एक सर्कुलर प्लेट्स अगर होती हैं, सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आगे डी। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे ऐसी प्लेट्स अगर होती, दो प्लेट्स ऐसी लगा रखी है आपने, एक प्लेट यहाँ पे ऐसी है और सिमिलरली एक प्लेट यहाँ पे इसके सामने ऐसी है। इन दोनों प्लेट्स का सेपरेशन आपको d दे रखा है, रेडियस इनकी r दे रखी है, r इज द रेडियस ऑफ द प्लेट। तो सीधा सीधा कर सकते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटेंस बनेगा एप्सिलॉन नॉट a इज पाई r स्क्वायर बाय d, ये आपका आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस का। तो एरिया किसका लेना है? हमेशा प्लेट का एरिया लेना है। सेपरेशन, इन दोनों प्लेट्स के आपस की सेपरेशन लेनी है, सीधा सीधा कैपेसिटेंस लिखा जा सकता है। या वो प्लेट की शेप कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे कैपेसिटेंस उसका आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बेनिफिट्स क्या क्या हो गए? हमने स्फेरिकल के ड्रॉबैक्स देख लिए थे कि वहां पे एनर्जी कन्फाइंड नहीं थी। यहाँ पे इसके बेनिफिट्स हम देख सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या क्या बेनिफिट हो गए? पहली बात तो ये कि जो एनर्जी है वो कन्फाइंड रीजन में है, सिर्फ प्लेट्स के बीच में है। एनर्जी इज इन कन्फाइंड रीजन। दूसरी बात क्या हो गई यहाँ पे? हाँ, अगर हम A बाई डी रेशियो को वेरी करें तो हम कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं। अगर हम देखो यहाँ पे आपने फॉर्मूला क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर मैं इस रेशियो को वेरी करूं एरिया ऑफ द प्लेट बाय सेपरेशन, तो मैं कैपेसिटेंस को वेरी कर सकता हूँ। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये बनाना बड़ा आसान है। आप प्लेट्स का एरिया अगर चेंज कर दो, उनके बीच के सेपरेशन चेंज कर दो, कैपेसिटेंस चेंज होता रहेगा। कितना आसान सा हो गया ये। तो ये भी इसका एक फायदा है कि आप जैसे जैसे A बाई डी रेशियो को चेंज करोगे, with A by D ratio,
we can vary capacitance. तो ये बेनिफिट्स हैं इसके जो अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करने के लिए हमेशा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपकी बात हो गई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, कैसे बनता है। कुछ कुछ बातें जो इंट्रोडक्शन के कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन में आने वाली थी वो भी जल्दी से अपन देख लेते हैं एक बार। क्या है कैपेसिटर? इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अभी हमने बात करी। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यूजुअली प्लेट्स और शीट्स, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक बात है। Capacitors are widely used in many electronic circuits and have applications in many areas of science and technology. जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि इसका क्या क्या यूज है, तो पहला यूज आप अपने कैमरा में देखते हैं इसका। कैमरा में जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश, जो फ्लैश आता है ना, जब भी फ्लैश आया मतलब लाइट आई जब भी, तो कोई ना कोई एनर्जी डिसिपेट हुई होगी। वो एनर्जी, एक साथ इतनी एनर्जी को डिसिपेट करना वो सीधा बैटरी का काम नहीं हो सकता, उसके लिए अंदर एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा जिसने एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है अपने अंदर। जैसे आप फ्लैश दबाएंगे वो एनर्जी एक साथ बाहर फेंक देगा, तो वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में बाहर आई। तो जो एक साथ एनर्जी या ज्यादा एनर्जी एक साथ जब चाहिए होती है तो कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो फ्लैश में हो गया, या पंखे में आप बात करते हैं कि पंखे में ऊपर एक व्हाइट कलर का ऐसा कैपेसिटर सा लगा होता है, वो क्या काम आ रहा है? उसका काम है कि जब आप फैन को ऑन करते हैं, जब वो रोटेट करना शुरू करता है, तो इनर्शिया से रोटेशन में आने के लिए, रेस्ट से रोटेशन में आने के लिए उसको हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है। टॉर्क हमने पढ़ा है, टॉर्क घुमाने के काम आता है। तो हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है। उस हाई टॉर्क के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? वो कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इसको रेगुलर घुमाने के लिए काम आ रहा है अपना इलेक्ट्रिसिटी से, वो लगातार घूम रहा है, इसकी मोटर इसका काम कर पा रही है, लेकिन जो इनिशियल टॉर्क इसको चाहिए वो कौन दे पा रहा है? वो कैपेसिटर दे पा रहा है। तो तभी कई बार ऐसा होता है कि अब जब पंखा पुराना हो गया या खराब होने की सिचुएशन में आ गई तो पंखा स्विच ऑन करो, चलता नहीं है। जब चलता नहीं है तो आप उसको हल्का सा हाथ से घुमाओ, उसके बाद वो चलने लगता है। तो हाथ से घुमाए तो आपने क्या किया? वो इनिशियल टॉर्क आपने उसको प्रोवाइड किया जो अदरवाइज कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा था। तो ये चीजें हैं जो कैपेसिटर काम करती है। कैपेसिटर का काम है मतलब एनर्जी को प्रोवाइड करना। ओके, एक सिंपल कैपेसिटर कैसा बनता है ये यहाँ पे बता रखा है। कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अभी हमने पढ़ लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ आपको बता भी रखा है कि अगर चार्ज इस पे क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके बीच में कन्फाइंड, यहाँ पे आपको बता रखा है। इसको यूज करने का तरीका, इसके दोनों टर्मिनल्स, दोनों प्लेट्स को बैटरी के एक एक टर्मिनल से अपने जोड़ा। बैटरी का काम क्या है? यहाँ है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, वी ये प्रोवाइड करेगा। आपने ये प्लेट्स किसी सेपरेशन पे किसी एरिया के साथ रखी है तो इसका कैपेसिटेंस आपको पता है, सी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। आपने इसको जितनी बैटरी से जोड़ा है उसके करस्पॉन्डिंग वी मिल जाएगा, तो सी पता चल गया, वी पता चल गया, क्यू मिल जाएगा, सी वी। तो इतना चार्ज Q इक्वल टू सी वी के बराबर इतना चार्ज इस पे यहाँ पे रहने वाला है। और सर्किट में जब इसको बनाते हैं तो सर्किट डायग्राम ऐसा बनता है इसका। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंबल। जैसे आप रजिस्टर के लिए ऐसा बनाते हैं, दिस इज रजिस्टर, वैसे ही दिस इज कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर। तो सर्किट में कैपेसिटर को हमें ऐसे शो करना है, ये बात ध्यान रखनी है। बैटरी का सिंबल तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। So when a capacitor is connected to a battery of potential difference V, the electrons are transferred from one plate to the other plate by battery. इसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, इस पे भी नहीं चलते। ठीक है, तो यहाँ तक Q इक्वल टू सी बाई वी हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम्ब पर वोल्ट, या जिसको फैराड भी कहते हैं, F से इसको लिखा जाता है। इन ऑनर ऑफ माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जिन्होंने कैपेसिटर पे काम किया था, उनके ऑनर में इसका यूनिट का नाम है फैराड। Farad is a large unit of capacitance. In practice, capacitors are available in the range of microfarads. ठीक है, हम बात कर चुके हैं picofarads, 10⁻⁻12 farads. A capacitor is represented by the symbol this or this. ऐसा भी बना सकते हैं, कई बार ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों है कैपेसिटर ही। मोस्टली ये यूज होता है, कहीं ये दिख जाए तो चिंता वाली बात नहीं, दिस इज ऑल्सो कैपेसिटर। A capacitor is, ठीक है, note that the total charge stored in the capacitor is 0. बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस कैपेसिटर पर टोटल चार्ज देखो तो इधर Q है, इधर माइनस Q है, नेट चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज 0। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। When we say the capacitor stores charges, it means the amount of charge that can be stored in any one of the plates. ये यहाँ पे एक खास बात है कि आपने जब कैपेसिटर के चार्ज की बात कर रहे हैं
तो आपने बोला कि इस पे चार्ज क्यू है, तो क्यू चार्ज किस पे है? अगर मैं पूरे कैपेसिटर की बात करूं तो चार्ज तो जीरो है, एक पे क्यू एक पे माइनस क्यू, टोटल चार्ज जीरो। हम जब भी बात करते हैं क्यू की, सो यहाँ लिख लेते हैं, जब क्यू इक्वल टू सीवी की बात करते हैं तो दिस क्यू इज चार्ज ऑन द इनसाइड ऑफ, चार्ज ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ, या इनर सरफेस लिख लेते हैं इसको, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ positive plate, charge on the inner surface of positive plate। ये एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि जो Q इक्वल टू CV आप लिख रहे हैं, उसमें Q जो है वो चार्ज किस पे है? पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज। और पॉजिटिव प्लेट पे भी जो अंदर वाली सरफेस है, अंदर वाली सरफेस मतलब अगर ये कैपेसिटर आपने बनाया है तो इस सरफेस पे जो इस पे चार्ज आएगा वो चार्ज यहाँ पे लिया जाता है। अब मैं इसको स्पेसिफिकली मेंशन क्यों कर रहा हूँ, इनर सरफेस क्यों मेंशन करी मैंने? क्योंकि अभी अभी आपने एक चीज ऐसी पढ़ी थी, रिमेम्बर, यहाँ पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। ऐसा हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या बोला कि अगर इस पे चार्ज 10 कूलम है, इस पे -10 कूलम है, इस पे 20 कूलम है, या ऐसा ना करके इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस पे मान लीजिए 6 कूलम है और इस पे मान लीजिए 4 कूलम है। तो आपने बोला था कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा कि इन सब का जो हाफ है वो यहाँ और यहाँ आउटर सरफेस पे दे देंगे, उसके बाद आप अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए करते हैं, यहाँ पे 10 कूलम, 6 और 4, टोटल हो गया 20, 20 का हाफ 10 कूलम, तो 10 कूलम यहाँ जाएगा, 10 कूलम यहाँ जाएगा, इधर आएगा 0 कूलम तो इधर भी आएगा 0 कूलम, इधर आएगा 6 कूलम, इधर आएगा -6 कूलम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, देख लो एक बार। यहाँ टोटल 10 था, 10 बाहर आ गया तो अंदर 0 आएगा, और यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आते हैं तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। अगर यहाँ 0 है, टोटल 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 तो यहाँ -6 आएगा, टोटल 4 है, यहाँ पे 10 बन पा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 - 6 विल गिव यू 4। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम एक कैपेसिटर बना रहा है। देखिए यहाँ पे, दिस सिस्टम इज मेकिंग अ कैपेसिटर। इधर है 6 कूलम, इधर है -6 कूलम, Q और -Q। तो यहाँ पे अगर टोटल इस प्लेट का मैं चार्ज देखूं तो टोटल चार्ज था 6, यहाँ था 4, पर हमें कौन सा चार्ज देखना है? हमें देखना है इनके अंदर वाले सरफेस के चार्जेस जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, 6 एंड -6 कूलम्स। तो यहाँ अगर आप Q लिखेंगे तो Q विल बी 6 कूलम्स, दिस इज द Q जो हमें यहाँ पे देखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया कि दिस इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, Q इक्वल टू CV, दिस इज द चार्ज। चिंता मत करो, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जेई मेन में फिर भी पूछे जा सकते हैं, नीट में तो बिल्कुल नहीं है। मेंस में इस पे एक आध क्वेश्चन आया हुआ है, आगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। बट सिंपली जो हमसे बात करनी है, हमेशा Q जो है वो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेना है, और अगर ऐसा कुछ आपको डायग्राम दे रखा है तो ये भी याद रखना है कि इस द इनर सरफेस पर जो चार्ज है वो है। ओके, nowadays there are capacitors available in various shapes, cylindrical, disc सारे अवेलेबल होते हैं, एंड टाइप्स, टेंटुलम, सिरामिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, ऐसे अलग अलग मटेरियल के सिरामिक्स बनाए जा कैपेसिटर्स बनाए जा सकते हैं। These capacitors are extensively used in various kind of circuits, और ऐसे कैपेसिटर्स आपको कई बार सर्किट्स पे देखने को मिलते हैं। कभी आपने कोई सर्किट उठाया हो तो उस पे देखिए ऐसे छोटे छोटे इस टाइप के बहुत सारे लगे होते हैं, ये वाले पंखों में ये बड़े वाले कैपेसिटर लगाते हैं, पहले ट्यूबलाइट्स में लगते थे कैपेसिटर्स, मोटर्स के साथ कैपेसिटर्स लगते हैं, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स आपको देखने मिलेंगे वेरियस सर्किट्स में। तो कैपेसिटर का काम अब आपको समझ में आ गया है कि एनर्जी को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पे एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, सो आई गेस अपनी मीटिंग यहाँ पे एंड होने वाली है, अपन फिर से एक बार ज्वाइन करते हैं।